गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 कृषि के खाद एवं उर्वरक अध्याय 24 में मैंने आपको बताया था कि खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं, भूमि संशोधक क्या होते हैं, किस प्रकार से खाद एवं उर्वरक भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तथा इसमें हमने पढ़ा था कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषाहार क्या है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको एक बताया था नियम कि किस प्रकार वैज्ञानिक आर्नन ने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी यानी अनिवार्यता की कसौटी दिया था। तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी है, जिसे अनिवार्यता की कसौटी कहते हैं, ये कंबाइंड रूप से आर्नन एंड एक और वैज्ञानिक थे स्टाउट, इन्होंने 1939 ये सन याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसमें ये क्राइटेरिया दिया था जिसमें इन्होंने 3 बातें कही थी और ये 3 बातें एग्जैक्ट सेम है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहला बोला था कि आवश्यक तत्वों के अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने बोला था कि किसी भी विशेष आवश्यक पोषक तत्व की पौधे में अगर कमी हो जाती है तो उसको उसी आवश्यक पोषक तत्व की सप्लाई करके या उसको दे के ही आप पौधे से उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। यानी अगर फास्फोरस या पोटास की कमी पौधे में हो गई है तो उसको फास्फोरस या पोटास पोषक तत्व की सप्लाई करके ही आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने जो कही थी, इन्होंने कहा था कि आवश्यक तत्व प्रत्यक्ष रूप से पौधों में भोजन या मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। अब देखते हैं पौधों के लिए आवश्यक तत्व और उनके सोर्स। तो पौधे के लिए अगर जो आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो इनकी कुल संख्या होती है बेटा 17। ध्यान रखिएगा, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है 17, जिसमें आपका 17वां निकिल भी है। इसमें आपको निकिल नहीं दिख रहा होगा Ni, लेकिन इसको आप ऐड कर लीजिएगा माइक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्व में निकिल को भी ऐड कर लीजिएगा। तो इन 17 को 2 भागों में बांटा जाता है, बहुमात्रिक पोषक तत्व यानी मैक्रो एलिमेंट्स और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट्स। बहुमात्रिक में भी देखिए 2 कैटेगरी हैं। पहली है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हवा तथा पानी द्वारा पौधों को मिल जाते हैं। कार्बन आपका और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हवा पानी से मिल जाते हैं, जबकि भूमि से मिलने वाले में आपके मुख्य पोषक तत्व मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा सल्फर, ये आपके मैक्रो एलिमेंट्स हैं। मैक्रो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये सूक्ष्म मात्रा में पौधों के लिए ज़रूरत पड़ती है, पौधों को आवश्यकता होती है। इसमें लोहा आपका आयरन, मैग्नीज, जस्ता, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, ये भी आपका आवश्यक तत्वों में आते हैं। निकिल को जोड़ लीजिएगा Ni। इसके अलावा लाभदायक यानी बेनिफिशियल एलिमेंट हैं जो पौधों पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं होते पौधे की लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। जैसे कोबाल्ट है, सोडियम है, वैनेडियम है, सिलिकॉन। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पौधे का 94 से 99.5% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बना होता है। शेष जो भाग है वो प्रतिशत भाग मृदा अवयव से बनता है। इसके बावजूद जो पोषक तत्व मृदा से लिए जाते हैं उनकी कमी होने पर पौधे की वृद्धि सीमित हो जाती है। अब इसमें देखते हैं, मैंने आपको बता दिया मैक्रो एलिमेंट्स में जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, ये पौधों के द्वारा अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए इनको मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं। और चूँकि ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में खाद्य एवं उर्वरकों द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इनको उर्वरक पोषक तत्व भी कहा जाता है। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पौधों को पर्याप्त मात्रा में चाहिए, लेकिन इनका कार्य मुख्य पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है से कम माना जाता है। साथ ही मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में इन्हें कम महत्व देते हैं तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस की तुलना में इनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है, इसलिए इनको सेकेंडरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो सेकेंडरी एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को। अब देखिए बात करते हैं कि अम्लीय भूमियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन के रूप में दिए जाते हैं, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम को चूना तत्व यानी लाइम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि लाइम एलिमेंट्स के 2 नाम लिखिए तो आप आंसर देंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर जो शेष 7 तत्व हैं जिसमें लोहा, मैग्नीज, जस्ता, बोरॉन, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है,
इसकी पौधों की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन तत्वों को हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व या न्यून तत्व या विरल तत्व भी कहते हैं। और इन तत्वों की आपूर्ति कोई विशेष समस्या नहीं है। कमी होने पर पौधों को इन तत्वों को देना होगा, क्योंकि ये भी आवश्यक तत्व हैं। अब कोबाल्ट, सोडियम, वैनेडियम तथा सिलिकॉन, मैंने आपको क्या बताया, इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है प्लांट्स पे, यानी लाभदायक प्रभाव पौधों पर डालते हैं, परंतु ये आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते, क्योंकि सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं है। अब पोषक तत्वों की आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं। अब कौन कौन सी दशाओं में ये पौधों को उपलब्ध होते हैं, तो देखते हैं अवेलेबल फॉर्म क्या क्या है इसमें। पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध रूप यानी अवेलेबल फॉर्म में उपस्थित होने चाहिए, ताकि जो पौधा है आपका उसको ग्रहण कर सके। नाइट्रोजन किस फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो नाइट्रोजन की उपलब्धता आपकी भूमि में होती है। देखिए नाइट्रेट NO3- के आयन के रूप में, और अमोनियम, ये दो आयन के रूप में, ये दो फॉर्म में आपका क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में आपका नाइट्रोजन भूमि में मिलता है, जिसको पौधे उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो आपका धान का पौधा है और आपका आलू का पौधा है, आप याद रखिएगा, वो अमोनिकल फॉर्म की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। शेष पौधे आपकी नाइट्रेट फॉर्म को आपको प्रयोग में लाते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन की अमोनिकल फॉर्म को यूज करने वाले पौधे कौन कौन से हैं, तो आपका धान है और आलू है। बाकी सभी पौधे नाइट्रेट का उपयोग कर लेते हैं। फास्फोरस का अवेलेबल फॉर्म होता है बेटा आर्थोफॉस्फेट आयंस, जिसको H2PO4- मोनोफॉस्फेट रूप तथा HPO4- डाइफॉस्फेट रूप होता है। मोनोफॉस्फेट रूप यानी फॉस्फेरिक अम्ल सबसे अधिक उपलब्ध रूप है, जबकि डाइफॉस्फेट रूप उससे कम उपलब्ध रूप है। फॉस्फेट का ट्राइफॉस्फेट अनुपलब्ध रूप है। अब पोषक तत्वों की मृदा के अंदर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, यानी इष्टतम मात्रा होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगी, ये जहरीला यानी विषैले विषैले तत्व की तरह काम करेगी और पौधों में टॉक्सिसिटी इफेक्ट दिखाई देगा। कम हो जाएगी तो ये डिफिशियंसी शो करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मृदा में पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा यानी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए। सभी पोषक तत्व मृदा में विलयन में उचित अनुपात में होने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो वह फास्फोरस और बोरान के साथ न्यूट्रिशन में बाधा उत्पन्न करेगा। अब मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के सोर्स क्या है और प्लांट न्यूट्रिशन इन द सॉइल। देखिए वे कौन कौन से सोर्स हैं जिससे पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध हो जाते हैं और पौधों को मिलते हैं या पौधे उनको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे फसलों के अवशेषों से, यानी बाय क्रॉप रेजिड्यूज, फसल की पत्तियां, तना व जड़ के अवशेष सड़ने के बाद भूमि में पोषक तत्व देते हैं, जिससे जो पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। खाद के द्वारा आप कार्बनिक और अकार्बनिक खाद मृदा में देते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। भूमि सुधारकों द्वारा, जिन्हें सॉइल अमेंडमेंट्स कहते हैं, जैसे आपका जिप्सम, चूना आदि भूमि सुधारक आप भूमि में देते हैं और ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं पौधों को। बाय वीडीसाइड्स एंड फंजीसाइड्स, यानी इन रसायनों के खेत में छिड़कने पर कुछ पोषक तत्व भूमि में पहुंच जाते हैं। वर्षा द्वारा कैसे, जब वर्षा होती है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन पानी में घुलकर भूमि में पहुंच जाती है कुछ हद तक। दलहनी फसलें क्या करती हैं, इनके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है और राइजोबियम जीवाणु का काम क्या होता है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है रूट नोड्यूल्स में, और यानी जड़ की जो ग्रंथियां होती हैं उसमें, और इसी नाइट्रोजन यौगीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम असीवी जीवाणु भी वायु की नाइट्रोजन का भूमि में यौगीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। फिर विभिन्न यौगिकों द्वारा सूक्ष्म तत्व भूमि में दिए जाते हैं, जैसे बोरॉन के लिए बोरेक्स, जिंक के लिए जिंक सल्फेट, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट, मैग्नीज के लिए मैग्नीज सल्फेट। ठीक है। कैल्शियम के लिए आप चूना, जिप्सम, सल्फर के लिए आप पायराइट या कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, और मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट या डोलोमाइट, तथा लोहे को आप क्रमशः फेरस सल्फेट आदि से देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पौधों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पोषक तत्वों के रूप, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट यूज बाय दी प्लांट्स। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।